देखिए यहाँ हम लोग ये पेपर देख रहे हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, और ये फर्स्ट पेपर है, पेपर 101। जैसा आप देख पा रहे होंगे पेपर 101 है ये, देख लीजिए। इसकी वीडियो एक अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डाली थी, लेकिन वो वीडियो अपलोड हो नहीं पा रही थी। बार बार उसको हमने अपलोड किया 2-3 बार, लेकिन वो अपलोड हो नहीं पा रही, 100% पहुँच नहीं पा रही, इसलिए इतना लेट हो रहा है आपकी इस वीडियो में। ठीक है, तो अब ये हम आपको अगेन इसे रिकॉर्ड करके, मतलब दोबारा से पूरी वीडियो बनाकर तब इसे सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक बार सेंड कर चुके हैं, लेकिन वो 100% हो ही नहीं पा रही। 3 बार उसको किया बार, लेकिन वो हो नहीं पा रही। ठीक है, तो अभी दोबारा से हम बना रहे हैं और आपको सेंड कर रहे हैं। कौन सा है? एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। ध्यान रखना, आपके जो मेन री एग्ज़ाम या एक्स स्टूडेंट के जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं वो आप देख लीजिए। 2022 का एग्ज़ाम है ये, सेशन 2021-23 है, और पेपर है 101, पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ओके, और ये डी सीरीज है, ये ध्यान रखना। चलो यहाँ देखेंगे, और यहाँ इस पेपर में हम 99 से 100% सही आंसर देखेंगे। ठीक है, 99 से 100% सही आंसर। आपको किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में कोई कैसी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ आपको टाइम मिला था 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिला था करने के लिए। टोटल 100 प्रश्न है, 100 में से आपको 50 करने थे। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ओके, तो 100 में से आपने 50 ही किए होंगे जहाँ तक है, क्योंकि 50 से ज़्यादा आप करोगे तो उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। 50 ही चेक किए जाएंगे, उससे ज़्यादा एक भी चेक किया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं पेपर 101 की ओर। ये देखिए, ये पहला पेपर है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें फर्स्ट पेपर का पहला प्रश्न गणित शास्त्री में होती है। तो जो गणितज्ञ होते हैं ना, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? उनमें होती है तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि। इसका आंसर आएंगे आप ए। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। बुद्धि को कौन निर्धारित करते हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, क्या होगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण। इंग्लिश की तरफ देखते जाइएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, समायोजन एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से क्या होता है? इसमें देखिए, समायोजन एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से होता है। तो क्या होता है समायोजन से? तो भैया अच्छा ही काम होता है ना कुछ, तो समस्या समाधान। ठीक है, आप जब समायोजन कर लेते हो, आप जब हर तरह के माहौल में समायोजित हो जाते हो, तो कितनी भी समस्या हो लेकिन उसका भी समाधान हो जाता है। ठीक, चौथा देखिए, समायोजन की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट आर। क्या है इसकी विशेषता? तो पढ़िए इसको। समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही है ये। समायोजन व्यक्ति से संबंधित, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। आंसर होगा इसका डी। आंसर क्या रहेंगे? डी। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। भली भांति समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। जो भली भांति समायोजित व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं क्या है? उसकी विशेषताएं हैं ये, आप ये देख रहे हो, संवेगात्मक रूप से संतुलित, अपनी अच्छाइयों व कमजोरी का ज्ञान, ये सही सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। ओके, क्या होगा? डी आंसर। छठवां देखिए, समायोजन के प्रकार हैं। तो जितने भी आप प्रकार देख रहे हो ये सभी समायोजन के प्रकार हैं, एडजस्टमेंट के प्रकार हैं। आप स्वयं से भी समायोजन करते हो, परिवार में भी करते हो, व्यवसाय में भी करते हो ना, तो वही है। ओके, अभी देखिए, समायोजन तथा कुसमायोजन में अंतर। सातवां प्रश्न देखिए, सातवें प्रश्न को देखिए ध्यान से। इसमें पूछा समायोजन तथा कुसमायोजन में क्या अंतर है? अंतर नहीं है, अंतर है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या है? मात्रा का, समय का, धन का। तो भैया इसमें से इसका आंसर होगा डी। इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक मेजरमेंट किया गया इन चीज़ों का, पर इसका आंसर होगा डी। ओके, आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी उत्तर में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको दोबारा चेक किया जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली युक्तियाँ हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य की जो रक्षा करते हैं वो कौन सी होती हैं? समायोजन की रक्षा युक्तियाँ। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर रही हैं तो समायोजन की रक्षा युक्तियाँ, ये भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है ये। ठीक है, आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, और उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनका ये पेपर हुआ है, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी समझ जाए, अपने आंसर देखने। ओके, देखिए, रक्षा युक्तियाँ हैं। रक्षा युक्तियाँ तो ये तीनों ही हैं, रिप्रेशन, आइडेंटिफिकेशन और सबलिमिटेशन। ठीक है, ये सब है। सब्लिमेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है और रिप्रेशन भी है, यानी कि दमन, तादात्मीकरण, उदात्तीकरण, सब है ये।
10वां देखिए, निम्नलिखित में से रक्षा युक्ति नहीं है, नहीं पूछ रहे कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो स्किनर का जो सिद्धांत है ना वो नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 11वां देखिए, कल्पना के सहारे अपने तनाव को दूर करने वाली रक्षा युक्ति। तो जो कल्पना यानी कि कल्पना के द्वारा ही जो जीते रहते हैं ना, उसी के सहारे अपने तनाव को, टेंशन को दूर करते हैं, वो कौन सी है? दिव्य स्वप्न। दिन में भी अपने सपने देखते हैं, सोचते हैं यार हम ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हम कहीं ऐसा ना हो जाए मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ परेशानी हो जाए, मतलब केवल कल्पना में ही जीते हैं अधिकतर। ठीक है, तो कहते हैं दिवा स्वप्न। और कभी कभी अपने तनाव को दूर कर लेते हैं उससे। ठीक है, आगे देखिए 12वां देखिए, रक्षा युक्तियों के समुचित प्रयोग से व्यक्ति बन जाता है। जब रक्षा युक्तियों का जो प्रयोग करता है पूरी तरह से, तो व्यक्ति कैसा बन जाता है? वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ रक्षा युक्तियों की बात चल, रक्षा युक्तियाँ यहाँ माइंड को जो इफेक्ट डाल रही है वो वाली मैकेनिज्म है। कैसा हो जाता है? मानसिक रूप से स्वस्थ। ठीक है, 13वां देखिए, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? तो आपको बताइए कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर चेतना, फिर मन का कहा जाता था, उसके बाद चेतना का, यानी सबसे पहले आत्मा का कहा जाता था, फिर मन का कहा जाता था, फिर चेतना कहा जाता था, अब कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हमको बताना होगा, क्योंकि ये तीनों ही ऊपर वाले भी सही हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में क्या माना जा रहा है इसे, वो हमको बताना होगा, क्योंकि सर्व जगह स्वीकार यही सत्य है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, 14वां देखिए, मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, तो किसने बताया कि ये व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान? कौन थे वो थे वाटसन। कौन थे? वाटसन। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वां देखिए, मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान भैया जो आपका मानसिक विकास कैसा हो रहा है, मन कैसा चल रहा है, तो विचार एवं अनुभूतियों का, थॉट्स एंड फीलिंग्स का। ठीक है, 16वां देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ये मानव का व्यवहार है जो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ता है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक, आगे देखिए 17वां प्रश्न, शिक्षा के समस्त कार्य आधारित हैं। तो शिक्षा के समस्त कार्य किस चीज़ पर आधारित हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या दैनिक कार्यों पर? तो हैं तो सभी। ठीक है, हैं तो सभी, लेकिन मेनली ये लेकिन मानेंगे ये, क्योंकि इनको भी हम नकार नहीं सकते। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान था ना, उसको 1883 में अच्छी तरह से बताया गया था। 1883 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इसलिए ये होगी 19वीं सदी। कौन सी? 19वीं। तो आप ये लगाएंगे 19वीं। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। क्या लगाएंगे? 18वें का आंसर सी, क्यों 1883 में हुआ था ना, 19वीं शताब्दी। ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? शिक्षा एवं अधिगम से। ओके, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, दोबारा से देखेंगे हम, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। 20वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विषय के रूप में विकसित हुआ है। किस विषय के रूप में? तो भैया शिक्षा मनोविज्ञान जो विकसित हुआ है वो व्यवहार के रूप में विकसित हुआ है। तो व्यावसायिक तो नहीं है, तकनीकी भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को इनसे हाँ हल्का से जोड़ सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो स्टार्टिंग हुई उसके व्यवहार से हुई है ना। पहले आत्मा वगैरह की बोलते थे, आत्मा, मन, चेतना, लेकिन यहाँ इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आंसर लगाएंगे डी। ठीक है, आगे देखिए 21वां, किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। तो ये बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा था? किसने कहा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। थोड़ा बड़ा कर देते लीजिए, सी आंसर लगाना उसका। 22वां देखिए, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ओके, 22वां देखिए। 23वां देखिए, शिक्षा की वैज्ञानिक और व्यापकता किसके अभाव में अधूरी है? तो शिक्षा की जो वैज्ञानिक और व्यापकता है ना, वो मनोविज्ञान के अभाव में अधूरी है। ठीक है, किसके अभाव में? मनोविज्ञान के अभाव में वो अधूरी है। आगे चलते हैं, ये आप पेपर देखिए, फिर आपको अगला पेपर मिलेगा पेपर 102 का। ये पेपर फर्स्ट है, अभी 101 है, अगला मिलेगा 102 का। 24वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विशिष्ट बालकों को समझने में। ठीक है, वैसे तो सभी में है, यदि सभी लगाते तो वो गलत माना जाता, क्योंकि सभी है भी नहीं। मेन क्या है? विशिष्ट बालकों को समझने में।
मनोविज्ञान का यूज़ तभी तो करते हैं जब हमें किसी को समझना हो ध्यान से, है ना। चलो आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि है। तो आत्मनिरीक्षण यानी कि जो अपनी विधि होती है आत्मनिरीक्षण, जो आत्म का निरीक्षण आप कर रहे हो, अंतर्दर्शन विधि वो होती है, बहुत पुरानी विधि है, ठीक है। सबसे पहली विधि वही है, लोग चिंतन मनन किया करते थे स्वयं का निरीक्षण करने के लिए। तो कैसे परंपरागत विधि, ठीक है। देखिए, किस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। किस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। तो कौन सी विधि है ये, आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। कौन सी, वही आपकी जो अभी विधि बताई थी ना हमने, अंतर्दर्शन यानी आत्मनिरीक्षण विधि। आगे चलते हैं 27 में। देखिए, प्रयोगात्मक विधि समझी जाती है। तो कैसी विधि है प्रयोगात्मक विधि, ये ऑब्जेक्टिव विधि है यानी कि वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी हैं। निरीक्षण, जीवन इतिहास, विकासात्मक, ये सभी हैं, सारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं ये, ठीक है। और हाँ, किसी को डाउट हो तो डाउट करना मत, क्योंकि ये सारी ही वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। 29वां देखिए, जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य किसी कारण का निदान करना, शिक्षा प्रदान करना, नौकरी दिलाना नहीं है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति विशिष्टता रख रहा है, विशिष्टता बोले तो यदि कोई मानसिक रूप से अक्षम है या कोई पागल है या कुछ और भी दिक्कत है उसमें, तो वो उसका या मतलब मानव के अलावा उसका पूरा वंश या कोई कुछ भी है, तो विशेष प्रकार का यदि वो कोई कार्य कर रहा है, जैसे लगातार चोरी में चोरी किए जा रहा है, उसको कितना भी समझा लिया फिर भी नहीं समझ रहा है, या कुछ व्यक्ति होते हैं कि लगातार दूसरों को प्रताड़ित करते रहते हैं, कितना भी समझा लो लेकिन नहीं समझते हैं, तो वो व्यवहार ऐसा कर क्यों रहा है। कुछ लोग ऐसे पागलपंथी का व्यवहार अपने आप ही करते हो, यूँ ही अच्छे खासे होते हैं फिर भी पागलपंथी दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े होकर भी बच्चों से हरकतें करते हैं और करते ही रहते हैं, ज़िंदगी भर बूढ़े हो जाते हैं फिर भी करते रहते हैं। तो उन लोगों का जो ऐसा व्यवहार होता है ना, उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, जीवन इतिहास विधि के द्वारा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं है। क्या होगा आंसर, आंसर होगा डी। आगे देखते हैं 30वां देखिए, फ्राइड किस विधि के प्रतिपादक हैं। तो फ्राइड के बारे में आप भली बात ही जानते हैं कि फ्राइड ने जो जिस विधि का अध्ययन किया था वो कौन सी थी, वो थी मनोविश्लेषण विधि। ये तुलनात्मक नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, मनोविश्लेषण। 31 देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है। तो जब परीक्षण करने का मतलब है कि आप परीक्षण विधि लोगे, ठीक है, यहाँ कंपैरेटिव नहीं आएगा, यहाँ परीक्षण आएगा, ठीक है। चलिए 32वां देखिए, मनोविश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा तत्व है, अचेतन मन। तो इन्होंने फ्राइड ने अचेतन मन को ही लिया था, ठीक है, अचेतन मन इसका। 33वां देखिए, जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सी है, विकास ऐसा होता है जो जब आप माँ के गर्भ में जाते हो उस टाइम से यानी कि आपके जन्म से पहले से स्टार्ट होता है और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ये चलता ही रहता है। तो विकास होगा इसका आंसर, क्या होगा, विकास। वृद्धि नहीं होगी, विकास होगा, ठीक है। अब अभिवृद्धि का मतलब होता है एक समय आकर रुक जाती है ये अभिवृद्धि, ठीक है। आपकी एज हुई, एज के अनुसार ये चलती है, लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। 34वां देखिए, विकास के सिद्धांत हैं। तो निरंतर, व्यक्तिगत और विकास क्रम, तीनों ही है। आंसर होगा उसका डी। क्या आंसर लगाएंगे आप इसका, डी लगाएंगे। 35वां देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। आंसर लगाएंगे आप इसका सी। 36वां देखिए, वृद्धावस्था की समय अवधि है। तो वृद्धावस्था की अवधि क्या आप जानते हैं, 60 वर्ष से ऊपर उसके अधिक, ठीक है, ये। 37 देखिए, जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये शब्द देखिए, शैक्षिक दृष्टिकोण। यदि ये कहो कि जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी अवस्था है, तो उसे लगाते हैं हम शैशवावस्था, ठीक है। क्या लगाते हैं, शैशवावस्था। लेकिन पूछा शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो वो है बाल्यावस्था। इस प्रश्न में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन था, सही आंसर होगा इसका बाल्यावस्था, ठीक है। एकदम क्लियरली पहली लाइन में दे रखा है ये, ओके। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था की समस्याएं हैं। तो किशोरावस्था की ये तीनों ही समस्याएं हैं, ठीक है। आंसर होगा इसका डी, क्योंकि अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और संवेगात्मक अस्थिरता तो रहती है, क्योंकि किशोरावस्था कैसा काल है, आंधी तूफान का काल है ना। चलिए आंसर होगा इसका डी। 39 देखिए, किशोरावस्था की समस्या का समाधान है शिक्षा, निर्देशन, परामर्श, अभिभावक सहयोग, तीनों से। आंसर होगा इसका डी। आप इसका आंसर लगाएंगे डी। चलिए देखिए आगे 40वां देखिए,
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के तो कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? सब जानते होंगे। किसने दी थी? जीन पियाजे ने। किसने दी थी? जीन पियाजे ने। ओके, और आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बल दिया जाता है। किस चीज़ में बल दिया जाता है संज्ञानात्मक विकास में? तो लर्निंग बाई डिस्कवरी। ओके, लर्निंग बाई डिस्कवरी, खोज के द्वारा आप सीखो, ये कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। खोज के द्वारा सीखने को कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, ये कॉलर का है और ये अनुबंधन किसका? स्किनर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। कोई डाउट मन में रखना मत, कोई भी डाउट कहीं भी लग रहा हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर करना जिनके एमएड के एग्ज़ाम हुए हैं, उनको भी आंसर पता चल जाए। इसके बाद हम सेकंड 102 का जो पेपर होगा उसको सेंड करेंगे। ऐसे एक एक करके आपके चारों पेपर के आंसर की आपके सामने जल्दी ही होगी। ओके, ये देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था कौन कौन सी होती हैं? तो ये जो तीनों ही अवस्था आप देख रहे हो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएँ हैं ये। 43 देखिए, कोलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आधारित है। तो जो कोलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है किस पर आधारित है? वो पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, थ्योरी ऑफ पाइगेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत नियम तथा व्यवस्था का निर्धारण होता है? इसमें ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज जो आती है वो किस में आती है? कोलवर्ग की मॉरल थ्योरी में, यानी कि कोलवर्ग के नैतिक विकास में। आगे देखते हैं, नैतिक विकास से तात्पर्य है। तो नैतिक विकास से जब क्या हुआ है? नैतिक विकास से तात्पर्य है नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करना। ठीक है, नैतिक विकास से मतलब ये है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इरेक्शन की थ्योरी। इरेक्शन को कहा जाता है, इरेक्शन कौन थे? तो ये ईगो साइकोलॉजिस्ट थे। ये 12 बजे क्या हो जाता है? कौन थे? ईगो साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ईगो साइकोलॉजिस्ट यानी कि अहम मनोवैज्ञानिक। इरेक्शन ने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1950 में। 1950 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इसमें देखिए 1950 कहीं है? कहीं नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, स्वाधीनता विपरीत शर्म किस सिद्धांत की दूसरी अवस्था है? तो आपको पता ही होगा, इरेक्शन की थ्योरी है ये। किसकी? इरेक्शन की थ्योरी है ये। अभिवृद्धि से अभिप्राय, अभिवृद्धि का मतलब शरीर में होने वाली वृद्धि, यानी कि शरीर के भार में, आकार में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं अभिवृद्धि। तो आंसर लगाएंगे आप सी, ग्रोथ इन साइज एंड वेट बोथ। ठीक है, आंसर लगाएंगे सी। 50वां देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विकास की गति कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है, ये क्रमिक होती है लेकिन भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आधुनिक समय में किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं किशोरावस्था की? तो कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग, सोशल मीडिया में तो लगे ही रहते हैं बच्चे, क्या ही कहो, और पुस्तकीय ज्ञान ज़्यादा पढ़ते नहीं है क्योंकि उनको सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आंसर क्या लगाओगे? आंसर डी। ओके, आंसर क्या लगाओगे? डी, उपरोक्त सभी। क्या देखिए, शारीरिक विकास के लिए आकर्षण केंद्र, शारीरिक विकास के लिए आकर्षण केंद्र है। कौन सा आकर्षण केंद्र शारीरिक विकास के लिए? तो देखिए इसमें जिम भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, विद्यालय भी अच्छा है, लेकिन क्या है, ये है कि यहाँ पर यदि उपयुक्त सभी होता तो लगा देते, पर यहाँ पर जो शारीरिक विकास से आकर्षण का केंद्र, जो आकर्षित भी हो और आप अच्छी तरह से वहाँ अपना विकास भी कर पाओ। तो विद्यालय ऐसी जगह है, तो परिवार भी अच्छा है। ठीक है, परिवार में सब कुछ मिलता है, लेकिन विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ आप नियम के अनुसार कार्य करते हो, शरीर से रिलेटेड भी सारी गत्यात्मक गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर, आपका मन भी सही रहता है और आपका शरीर भी सही रहता है। तो आप लगाएंगे विद्यालय। ठीक है, 53 देखिए, मानव जीवन में अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है। जो लर्निंग शुरू होती है ना, वो होती है जन्म के बाद, क्योंकि आप जन्म के बाद से सीखना शुरू करते हो। ओके, चलिए, अब हर कोई अभिमन्यु तो होता नहीं जो माँ के पेट में ही सीख जाए सारी चीज़ें, है ना। ये बात जब कही जाती है इन सारी चीज़ों के लिए, तो ये एक औसत निकाल कर कही जाती है कि कौन सी क्रिया कब से शुरू होती है, क्या होता है। अधिकतर जो लोगों में आती है वो चीज़ निकाल कर कही जाती है। आगे देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, तो अधिगम कहते हैं इसे। व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अधिगम। ये किसने कहा था? ये कहा था गिलफोर्ड ने। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। ठीक है, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना उसे अधिगम कहा जाता है। आगे चलते हैं, अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता कौन सी है? देखो, आपका पेपर आया बहुत बेहतरीन पेपर आया है, आपके इसमें बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, चेक कर लीजिए अपने अपने। ठीक है, अधिगम की विशेषता कौन सी है?
सौदेश्य होता है, समायोजित होता है, यानी कि सभी सही हैं। आंसर लगाएंगे आप इसका डी। ठीक है, डी आंसर लगाएंगे। अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन कौन प्रभावित करते हैं अधिगम को? तो इसमें भी इच्छा शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सशक्त अभ्यास, ये सभी प्रभावित इसको करते हैं। शिक्षण अधिगम की विधियां हैं। शिक्षण अधिगम आप कर सकते हो सेमिनार के द्वारा, खेल विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा। आंसर होगा डी। यहाँ देखिए पुरस्कार अधिगम में सहायक है। तो भौतिक एवं सामाजिक पुरस्कार। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं, सही जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि त्रुटि और विकास का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध, ये तीनों एक ही के नाम है। आंसर लगाएंगे आप इसका डी। क्या लगाएंगे आंसर? डी। ठीक है, ये क्या क्या हो जाता है भैया इस दुनिया में। आंसर डी। 60 में देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था ना, भूखे रखा था उसे। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। 61 देखिए, सीखने के नियम आधारित हैं। तो सीखने का जो नियम आधारित है ना, वो पूरी तरह से माना जाता है थॉर्नडाइक की थ्योरी पर। थॉर्नडाइक की थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर। ठीक है, सीखने का नियम। आगे चलते हैं हम लोग। 62 देखिए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। तो प्राचीन अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी थी पेवलोव ने। किसने दी थी? पेवलोव ने। 63 देखिए, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पेवलोव ने किया था। ओके, आंसर लगाते हैं, आंसर देंगे, टेंशन मत लेना किसी बात की, पूरे चेक हुए आंसर हैं ये। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि आपके यहाँ जो आंसर आते हैं वो अच्छी फैकल्टी के द्वारा चेक करा के यहाँ आते हैं। ठीक है, 64 देखिए, इसलिए आप पता पूरी तरह विश्वास रख सकते हो यहाँ इस चैनल की वीडियोज़ पर। जो आंसर की आती है वो बिल्कुल सही आती है, 2-4 प्रश्नों की नहीं कहा सकता, लेकिन यहाँ तो 100% या 99 to 100% आंसर सही हैं। ठीक, 64 देखिए, पूर्वाग्रहों को दूर करने में यह अधिगम सिद्धांत उपयोगी है। जो पूर्व में सोचा हुआ है ना, उनके सारी चीज़ों को दूर करने में यह कौन सा सिद्धांत इसमें सहयोगी है? तो ये सब पूछा जा रहा है। इसमें जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, कि हमने पहले ये सोच लिया, ये कर लिया, और उसके बाद फिर इसको दूर करने के लिए कुछ अधिगम सिद्धांत दिए थे कि इनके नाम जो बताए जाते हैं, वैसे तो कहते हैं कि हाँ ये सभी सही हैं क्योंकि पूर्व की चीज़ों को दूर कर देते हैं, लेकिन त्रुटि प्रयास में एकदम सही बताया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको डी बताया गया है, आंसर बताया गया इसको डी। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, आंसर डी बताया, हमने पूरा पढ़ा नहीं है अभी सही से और समझा भी नहीं है, हम आपको बता देंगे क्या है, लेकिन आंसर इसका डी बताया गया, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा 65 देखिए, स्किनर का अधिगम सिद्धांत है। तो स्किनर ने ऑपरेंट थ्योरी दी थी कौन सी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आंसर होगा इसका सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में महत्व है, किस चीज़ का महत्व है? पुनर्बलन का। किसका? पुनर्बलन का, रीइंफोर्समेंट। 67 देखिए, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक I.P. पेवलोव थे। कौन थे वो? रूसी शरीरशास्त्री, रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देख रहे हो इंग्लिश और हिंदी में अंतर? रूसी शरीर क्रिया विज्ञान, रूसी साइकोलॉजिस्ट। हाँ, हम ही गलत पढ़ रहे हैं क्या? फाइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, कौन थे? रूसी शरीरशास्त्री, रूसी फिजियोलॉजिस्ट। क्या ही पढ़ रहे हैं पता ही नहीं। चलिए, फिजियोलॉजिस्ट आगे देखिए, द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ स्किनर थ्योरी। स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो भैया ये चारों ही चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ें सही हैं इसमें। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। ठीक है, चलिए अब ये स्किनर बॉक्स है, इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, मतलब किस सिद्धांत में किया गया था? तो ऑपरेंट थ्योरी थी स्किनर ने, इसके लिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, 70वां देखिए, गेस्टोल्ट सिद्धांत किसे कहते हैं? गेस्टोल्ट सिद्धांत क्या भैया? तो पूरा सिद्धांत है ना, सूज का सिद्धांत जो है, जो सूज का सिद्धांत है कॉलर का, उसे कहते हैं गेस्टोल्ट थ्योरी। इस पर चिंपैंजी एक रखा गया था ना, इसका नाम था सुल्तान। देखिए लोएस में आ गया। कॉलर के अधिगम सिद्धांत में सुल्तान था, तो कौन था? एक चिंपैंजी था ये। ठीक है, चिंपैंजी था। चल आगे देखते हैं।
कॉलर ने अपने अधिगम सिद्धांत में बल दिया था। किस पर बल दिया था कॉलर ने? किस पर दिया था? बिल्कुल सूझ पर। किस पर दिया था? सूझ पर बल दिया था। ठीक है। 73 में देखिए, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को कहा जाता है। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण। क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। गणित का ज्ञान भौतिकी ज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है। तो ये कैसा ये कैसा अधिगम स्थानांतरण है? ये है समान तत्वों का। ठीक है, गणित और भौतिकी समान होते हैं तो समान तत्वों का सिद्धांत। और ये समान तत्वों का सिद्धांत था। इसके अलावा और भी सिद्धांत है, सामान्यीकरण, पूर्णीकरण, ये सब आप जानते होंगे इनके बारे में, किस किसने दिया था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। आंसर लगाएंगे अब इसमें बी। क्या लगाएंगे आंसर? बी। 75 देखिए, नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नर्तकी के रूप में कला का प्रदर्शन करना एक उदाहरण है किस चीज़ का? अधिगम स्थानांतरण का। 76 देखिए, अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, क्योंकि सहायक हो रहा है। यदि वो विरोधी होता, अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में विरोधी होता तो नकारात्मक होता, लेकिन ये क्यों सहायक हो रहा है, इसलिए होगा सकारात्मक। 77 देखिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य, तीनों ही सही है। आंसर होगा डी। चलिए, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम को कौन कौन प्रभावित करता है ये पूछ रहे हैं, तो कौन? आंसर होगा डी। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं सामान्यीकरण, समान तत्वों, पूर्णकाल, सभी है। आंसर होगा डी। ओके, आपको पता ही होगा सामान्यीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था CH जड़ ने। ठीक है, क्या CH जड़ ने दिया था? ठीक है, CH जड़। समान तत्वों का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। समान तत्वों का किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक। और जो पूर्णाकार यानी कि गेस्टल्ट थ्योरी थी वो किसने दी थी? कॉलर ने दी थी। ठीक है, आंसर होगा इसका डी लगाएंगे आप, 79 का डी। 80 देखिए, सभी विषयों में अधिगम स्थानांतरण होता है। तो सभी विषयों में अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है? हर एक में भैया अपनी अपनी गति से होता है, भिन्न भिन्न गति से होता है, भिन्न भिन्न। ये कैसे? देखिए, अधिगम स्थानांतरण की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं अधिगम के स्थानांतरण की? तो देखो, ये जो है ना समस्या समाधान विधि अधिगम के स्थानांतरण की है। ठीक है, बाकी ये विधि नहीं है। आंसर होगा इसका बी। आंसर बी लगाइएगा इसमें। 82 देखिए, अधिगम स्थानांतरण की उपयोगिता है। तो किस चीज़ में उपयोगिता है अधिगम के स्थानांतरण की? शिक्षा, चिकित्सा, व्यवहार, सब में है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है अभिप्रेरणा? ये कार्य को आरंभ रखती है और जारी रखती है और नियमित रखती है। ओके, अभिप्रेरणा क्या है? कार्य को जारी रखती है, नियमित रखती है और इसको आरंभ भी करती है। ठीक है, तो ये बात कही किसने थी? ये कही थी गुड ने। किसने कही थी? गुड ने कही थी ये बात, ध्यान रखना। आगे देखिए, प्रेरणा आधारित है। प्रेरणा किस पर आधारित है? क्यों के प्रश्न पर, कब के, कैसे के प्रश्न पर। आंसर होगा डी। प्रेरणा के प्रकार हैं सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक नकारात्मक दोनों, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। आंसर होगा सी, 85 का। आगे देखते हैं हम लोग। वीडियो को शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिससे वो आंसर अपने चेक कर सकें, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितने आपके सही हैं 50 में से। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में विशेष तत्व है। यहाँ तो पूरे 100 क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको 50 करने थे, तो 50 में से आपके कितने सही हैं ये बताना। 86 देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में विशेष तत्व है। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो विशेष तत्व है वो क्या है? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन। प्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, प्रेरक, तीनों ही सही है इसमें। आंसर होगा इसका डी। आंसर डी लगाएंगे आप इसका। ठीक है, प्रेरणा क्या है? प्रेरणा कला है। तो प्रेरणा कैसे कला है? ये प्रेरणा से, यानी कि मोटिवेशन से बच्चे क्या होते हैं? बच्चों के अंदर रुचि पैदा होती है और वो हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, बाकी तो सब दोनों ही गलत है, मतलब ही नहीं चाहिए। आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे आप। अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है? मूल प्रवृत्ति का मनोविश्लेषण भी है, मांग भी है। आंसर होगा इसका डी। आपको इस सिद्धांतों के बारे में पता ही होगा कि किस किसने ये दिए थे, है ना। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था, ये किसने दिया था? मैकडूगल ने। किसने दिया था? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। और जो ये ना ये नीड सिद्धांत, जो नीड थ्योरी है, आपको पता ही है आत्मसिद्धि का सिद्धांत था, ये दिया था मैस्लो ने। किसने? मैस्लो ने।
आत्मसिद्धि का नीड थ्योरी थी मैस्लो की, और मनोविश्लेषण थ्योरी की फ्रायड थी, ठीक है, फ्रायड। तो ये तीनों थ्योरियाँ हैं अभिप्रेरणा की, ठीक है, ये तीनों अभिप्रेरणा में आते हैं। आंसर लगाएंगे अब डी। आगे देखते हैं, प्रेरणा की विधियाँ हैं, प्रेरणा की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इसमें जो आप ये देख रहे हो तीनों ही सही हैं, आंसर होगा डी। प्रेरणा पाकर अधिगम की प्रक्रिया सरल हो जाती है, कैसी होती है, सरल, मोटिवेशन मिला और आप काम करने के तैयार हो गए, क्या होगा, आंसर सी, बाकी तो बेकार है। लक्ष्य प्राप्ति है तो शिक्षक को शिक्षा विद्यार्थी में जागृत करनी चाहिए, तो क्या जागृत करना चाहिए, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों, बेटा तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, करो करो करो, और बच्चा तैयार हो जाता है आपकी बात सुनकर, उसे एक हौसला मिलता है आपकी बात सुनकर, है ना। आंसर क्या लगाएंगे इसका, आंसर लगाएंगे आप सी, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। बुद्धि की अवधारणा है, बुद्धि क्या क्या करती है, मतलब ये जानना चाह रहे हैं। तो कार्य करने की विधि, सोचने की योग्यता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, सब है इसमें, ठीक है। ओके, कहते हैं ना बुद्धि से काम करो, कहीं बिगड़ ना जाए, दिमाग से काम करो, बिगड़ ना जाए, सोचती भी है, अर्जन भी करती है ज्ञान को। 94 देखिए, व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य पाई जाने वाली इस विभिन्नता का मुख्य कारण है आपकी बुद्धि। बुद्धि के अनुसार व्यक्ति विभिन्न विभिन्न कार्य करता है, कुछ आधे सोच पाते हैं, कुछ नहीं सोच पाते, है ना। बुद्धि का वितरण आधारित है, बुद्धि का वितरण किस तरह आधारित है, तो भैया जन्मजात होती है बुद्धि की योग्यता, है जन्मजात। ये जो प्रश्न था ना ये वाला, इसमें ये वाला ज़्यादा सटीक आंसर था, ठीक है, बताया गया है कि ये डी होगा इसका आंसर, इसलिए हम आपको डी बता रहे हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा सटीक है, सोचने की योग्यता, वैसे तो सभी सही हैं लेकिन ज़्यादा सटीक है बी आंसर इसका। चलो आगे देखते हैं, और इसका आपने लगाई होगा, ये तो आपने लगाई लिया बुद्धि वाला। 95 देखिए, बुद्धि का वितरण आधारित है, किस पर आधारित है, अभिप्रेरणा पर, सामान्य प्रसंभाव्य वक्र के अनुसार, या किस पर, या जन्मजात योग्यता पर, तो आप आएंगे जन्मजात योग्यता पर, 95 का सी। 96 देखिए, ज्ञान की सहायता से विकसित नहीं किए जा सकते, तो ज्ञान की सहायता से आप बुद्धि को विकसित नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ज्ञान अर्जन करने की क्षमता जरूर होती है, लेकिन ज्ञान की सहायता से बुद्धि को इस तरह, जैसे जो इननेट होती हैं उस तरह आप अर्जित नहीं कर पाते हैं, है ना। आंसर क्या होगा, इस आप आंसर लगाएंगे ए, ठीक है, आंसर ए लगाएंगे, ओके। चलिए अच्छा, इसमें यदि कोई आपको और कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। इंजीनियर में पाई जाती है, इंजीनियर में क्या पाई जाती है, बुद्धि के बारे में पूछना है, तो यांत्रिक बुद्धि। नेतागणों में कौन सी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि। और बुद्धि के सिद्धांत हैं एक कारक, बहुकारक और ये द्विकारक, सारे हैं। द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था, और जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, आपको ध्यान होगा थर्स्टन ने दी थी, ओके, किसने दी थी, थर्स्टन ने। और जो एक कारक सिद्धांत दिया था, यानी कि वन फैक्टर थ्योरी दी थी, वो दी थी बिने और टर्मन ने, सभी ने पढ़ रखा होगा ये। चलिए आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी, आंसर क्या होगा डी। गार्डन के अनुसार बुद्धि की कितनी श्रेणियां हैं, तो टोटल 7 श्रेणियां हैं, ठीक है। तो आपके ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ये पेपर 101 था जो आपका यहाँ कंप्लीट कराया गया है, पेपर 101, और इस पर आप 99 से 100% विश्वास रख सकते हो। योग्य शिक्षकों द्वारा ये आंसर की तैयार की जाती है आपके लिए, ठीक है। ये पहला पेपर है, थोड़ी देर बाद या फिर कल तक आपका सेकंड 101 102 पेपर आएगा, चेक करना। और आपके इसमें कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ये वीडियो दोबारा से पूरी रिकॉर्ड करके दोबारा से डाली जा रही है, क्योंकि पहली वाली जो वीडियो थी वो वहाँ अपलोड हो ही नहीं पाई, कई बार कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई अपलोड, ठीक है। तो आप आंसर्स देखकर चेक करके आप बताइए और शेयर कीजिए इसको, आपके कितने सही है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई बात हो, कोई बात में प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, या फिर इसमें लग रहा हो कि ये गलत है या ये सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको रीचेक किया जाएगा, ओके। चलिए फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।